अभी तक भी सच नहीं लग रहा है। लगता है यह एक सपना था। सपना भी तो कभी कभी सच का एहसास दे जाता है ना। अपनी जेब से हल्के नीले रंग का अटफटा टिकट निकालकर देखता हूँ। हवाई अड्डे का ही है। बाईं ओर का हिस्सा तिरछा फटा है। सबसे ऊपर अंग्रेजी और नीचे हिंदी में लिखा है पालम विमानपत्तनम। फिर कैसे मान लूं मिया कि जो कुछ अभी अभी घटित हुआ वह सत्य नहीं था। सुबह 6 बजे जब भागा भागा पहुंचा तब तुम्हारे विमान को उड़ान भरे शायद 15 मिनट हो चुके थे। मतलब यह कि अब तक तुमने आसमान में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। इतनी लंबी दूरी इन छोटों से हाथों की सीमा से परे है, दृष्टि से भी दूर। केवल कल्पना की उड़ान द्वारा मात्र अनुभव कर सकता हूँ कि इस समय तुम कहाँ होगी, किस पर्वत, किस नदी, किस शहर के ऊपर। हवाई अड्डे पर अनचाहे तुमने पीछे मुड़कर देखा होगा ना, जब सभी यात्री विमान पर चढ़ने के लिए बढ़ रहे होंगे उस समय सबकी तरह तुम्हारे भी हाथ हवा में लहराए होंगे। विमान पर चढ़ते समय तुम्हें कैसी अनुभूति हुई होगी, यह सब सोचते हुए मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। कोई अंत समय में कुछ कहना चाहे किंतु बिना कहे ही सदा सदा के लिए चला जाए तो कैसी विकट अनुभूति होगी। वैसा ही कुछ कुछ मुझे भी हुआ। एक असहा अव्यक्त वेदना से मैं भीतर ही भीतर बुरी तरह देर तक घुटता रहा। तुम्हें मालूम था तुम यहाँ अधिक जियोगी नहीं, वहां भी जाकर जी सकोगी इसकी भी संभावना नहीं। फिर तूने यह सब क्यों किया, किसके लिए, किस लिए? एक अजीब से रहस्य की सृष्टि तुम सदैव करती रही, स्वयं को छलती रही निरंतर। दूसरों को छलने की अपेक्षा स्वयं को छलना अधिक दुष्कर होता है ना। इसीलिए तुम्हारे एक व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न कई प्रतिबिंब एक साथ उभर आए थे, जो एक दूसरे से कितने सार्थक सिद्ध हुए, कितने बाधक। यह सब मैं नहीं बतला पाऊंगा क्योंकि परखने की दृष्टि से मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं था। याद है उस साल कितनी बारिश हुई थी। ऐसे ही बौछारें कई दिनों तक झड़ती रही थी। एक ब्रिज के ऊपरी हिस्से के पास एक झील का जल बड़े बड़े प्रशस्त खंडों से टकराता तो प्रपात का जैसा दृश्य उभर आता था। धुंधला धुंधला सफेद धुआं सा, फव्वारे के जैसे छींटे दूर दूर तक बिखरने लगते। इस तरह दिनों तक निरंतर बारिश होती रही। सारा शहर कुहासे से ढका रहता। बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी झीलें कुएं जैसी लगती, कभी कभी तो दम घुटने सा लगता था। उस साल नैनीताल पहली बार गया था और शायद पहली बार तुम्हें देखा था। तब क्या उम्र रही होगी, यही कॉलेज में दाखिला लिया ही था ना। एक दिन सुबह सुबह किताबें खरीदने सुहास के साथ मल्लीताल गया। 9 बजे का भोपू भी शायद अभी बजा न था। अशोक टाकीज से होकर सीधी चढ़ाई चढ़कर मेन बाजार पर अभी हम पहुंचे ही थे कि शीशे की सफेद कटोरी में दही लिए तुम घर की ओर लौट रही थी। सफेद सलवार, सफेद कुर्ता, अभी भी सूख रहे स्वच्छ सुनहरे बाल तुम्हारी दुधिया आकृति के चारों ओर बिखरे हुए थे। पल भर में पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते मेरे पांव एकाएक जड़ हो गए। अनायास मैंने पीछे मुड़कर झांका तो आश्चर्य की सीमा न रही। तुम भी उसी तरह अचरज से पीछे पलटकर देख रही थी। क्या देख रही थी अनमेहा? उन निगाहों में ऐसा क्या था, आज तक समझ नहीं पाया। वासना? नहीं नहीं, प्रेम? वह भी नहीं। शायद इससे भी अलग, इससे भी पावन कोई और वस्तु थी जिन्हें नाम की संज्ञा में बांधा नहीं जा सकता। उस सारे दिन हवा महकती रही थी, झील के ऊपर तैरते बादल अनायास रंग बदलते रहे थे। जुलाई का महीना अब संभवतः बीतने ही वाला था। इस बार पढ़ाई का सिलसिला जारी रखना कठिन लग रहा था। पिताजी बूढ़े हो चुके थे, दिखता भी कम था। माँ के अथक परिश्रम के बावजूद खेतों में उतना उपज न पाता था जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत थी। इसीलिए ऋण का भार निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। पिताजी चाहते थे मैं घर का काम देखूं, सबसे बड़ा हूं, 2 अक्षर पढ़ लिख कर उनके कमजोर कंधों को सहारा दूं।
परंतु मुझमें एक अजीब सी धुन सवार थी, पढ़ने की। पिताजी से बिना पूछे ही मैंने आगे पढ़ने का निश्चय कर लिया था। जून बीत रहा था और जुलाई आरंभ होने ही वाला था कि एक दिन उन्होंने खुद ही बुलाकर कहा, अच्छा है वीरू, कुछ और पढ़ लो, 2 खेत और रेहन रख देंगे, क्या अंतर पड़ता है। पिताजी ने बड़ी सहज भाव से कहा था, परंतु ये शब्द मुझे कहीं दूर तक छिड़ गए। आप पर अधिक भार नहीं डालूंगा, कुछ ट्यूशनें कर लूंगा या छोटा मोटा कोई और काम। कहने को तो कह गया था, किंतु मुझे लगता नहीं था कि यह सब इतना आसान होगा। इसीलिए दाखिला लेते ही ट्यूशनों की खोज आरंभ कर दी थी। कॉलेज से लौट रहा था एक दिन, तल्ली ताल पहुंचा ही था कि रामजी रोड पर सुहास टकरा गया था। सुहास, वही गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा मेरा क्लास फेलो, चहकता हुआ मेरी पीठ पर धौल जमाता हुआ बोला, विराग, चाय पिला दो, एक अच्छी खबर सुनाऊं। चलते चलते मैं ठिठक पड़ा। भूख मुझे भी लग रही थी कुछ। नुक्कड़ वाली दुकान से मैंने गरम गरम बालू में भुनती हुई मूंगफलियां ली। एक आने की। सुहास की ओर बढ़ाता हुआ बोला, ले खा चिनिया बादाम। विराग शर्मा द ग्रेट, नाउ यू आर ए किंग, हंसते हुए उसने कहा। प्रश्न भरी दृष्टि से मैंने उसकी ओर देखा। यार, तुम्हारे लिए ट्यूशन ढूंढ ली है। सच? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। 20 रुपये मिलेंगे पर 50-50 होंगे। मैं जोर से ठहाका लगाकर हंसा। तिराहे के पास से हम फिर लेफ्ट डिश की ओर लौट पड़े थे। 1 घंटे के कुछ कम नहीं हुए थे गुरु, उसने कुछ रुक कर कहा। पर हाँ, मैथ्स पढ़ानी होगी, साइंस भी पढ़ा पाएगा। उसके शब्दों में आत्मीयता ही नहीं, बुजुर्गियत भी थी। माल रोड की समानांतर बनी कच्ची सड़क पर चल रहे थे हम। विभिन्न बिलों की लताएं नीचे जल की सतह तक झुकाई थी। एक घोड़ा धूल उड़ाता हुआ आगे निकल गया था। कुछ सैलानी झील के किनारे बेंच पर बैठकर कुछ खाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। 20 रुपये उस जमाने के कम नहीं होते थे, छात्रावास के कुल खर्च का 1/3। कहाँ जाना होगा पढ़ाने के लिए? डॉक्टर दत्ता के घर, ब्लू कॉटेज। इस उपन्यास का बाकी का भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।